बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम की जो पहली ख़बर है वो है जनरल आसिम मुनीर की बड़ी कामयाबी। अब आर्मी चीफ ने क्या कामयाबी हासिल की है, किस महाज पर कामयाबी हासिल की है और उस कामयाबी की नेचर क्या है, नोयत क्या है, अभी कुछ देर में इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से दो अहम खबरें हैं। एक जाली मुकदमे की, उस पर जज साहब का फैसला। दूसरा, एक सहूलतकार है बानी पीटीआई का, उसने कहीं राब्ता किया तो आगे से क्या जवाब मिला, वो डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के मामले पर भी आखिरी मौका दे दिया गया है, आखिरी चांस दे दिया गया है। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ हम करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर से। आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल साहब जब इमरान खान साहब के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बने तो उनकी तरफ से एक बीपर दिया गया एक निजी चैनल पे, और उस बीपर के नतीजे में फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। शहबाज गिल गिरफ्तार हुए, उनको अदालत में पेश किया गया। और जब अदालत में पेश किया जा रहा था तो शहबाज गिल साहब जो है किस हालत में पेश हुए थे, अदालत में जा रहे थे तो कैसे जा रहे थे, व्हील चेयर पर उनको लाया गया था, सांस उनकी उखड़ रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जैसे उनको ज़मानत मिली तो शहबाज गिल साहब पाकिस्तान से फ़रार हो गए थे। शहबाज गिल साहब अमेरिका जा बैठे थे। अमेरिका में जाके वो टीचिंग तो वहाँ पे करते थे, लेकिन साथ में उन्हें व्लॉग्स करना भी शुरू कर दिए थे। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी हैं, व्लॉग भी करते हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर की खबरें भी बताते हैं। अब ये बहुत बड़ा मफादात का टकराव है, लेकिन तहरीक इंसाफ जाने और तहरीक इंसाफ का शहबाज गिल जाने। अब नाज़रीन, डेवलपमेंट ये हुई है कि फैसल जावेद साहब, सेनेटर फैसल जावेद साहब, तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा, आपको मालूम है कि 9 मई के बाद वो कितना अरसा मफरूर रहे, रोपोश रहे, मंजर आम से गायब रहे। और फिर जब मंजर आम पे आए तो क्लीन शेव थे, लेकिन जब मंजर आम पे आए तो दाढ़ी मूछें उनकी बड़ी हुई थी, हुलिया उनका मुकम्मल तौर पे तब्दील था। उनके खिलाफ कुछ मुकदमात, और उन मुकदमात की डिटेल के लिए फैसल जावेद साहब ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था। अब पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट के जो जज थे साहबजादा असदुल्ला साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि फैसल जावेद साहब, आपकी ज़मानत एक्सेप्ट की जाती है, आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, आप उम्रे पे जाएं। अब नाज़रीन, खबर यह है कि फैसल जावेद साहब पहुंचे थे एयरपोर्ट पे उम्रे की अदायगी के लिए, लेकिन फैसल जावेद साहब को नहीं जाने दिया गया, क्योंकि फैसल जावेद साहब का नाम PNIL लिस्ट में जो है वो मौजूद था। अब इस चीज़ को ट्विस्ट से दिया जाएगा कि एक शख्स उम्रे की अदायगी के लिए जा रहा था, उसको रोक लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने भी फैसल जावेद को कहा था कि आप चले जाएं, आपकी ज़मानत एक्सेप्ट की जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ जिसका फ़र्क करना ज़रूरी है कि पेशावर हाई कोर्ट से उनको ज़मानत मिली है। पेशावर हाई कोर्ट ने उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दी कि आप उम्रे पे चले जाएं। ना ही पेशावर हाई कोर्ट के जज को यह मालूम है कि फैसल जावेद का जो नाम है वो PNIL लिस्ट में जो है वो मौजूद है। वो जब एयरपोर्ट पे पहुंचे उनको रोक लिया गया, उनको जाने की इजाज़त नहीं दी गई, और फैसल जावेद साहब जो है नहीं जा सके। अब उन्होंने बताने को तो यही है कि वो उम्रे की अदायगी पे जा रहे थे, लेकिन उम्रे से आगे ज़ाहिर सी बात है कि ये जो शख्सियात होती हैं, अब वो सेनेटर भी हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, उनके पासपोर्ट पे तो बहुत सारे वीज़े होंगे। तो क्या कोई गारंटी है कि उम्रे की अदायगी पर जाने के बाद उनकी पाकिस्तान में वापसी होगी, या फिर शहबाज गिल की तरह बाहर बैठ के वो भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा होते हुए व्लॉग्स करना शुरू कर देंगे? और यहाँ पे उनके खिलाफ झूठे या सच्चे, आज रिपोर्ट तो अदालत में पेश की गई ना कि 16 मुकदमे हैं फैसल जावेद के खिलाफ। तो एक नाज़रीन, ये डेवलपमेंट हुई, और ये प्रोपोगंडा मैंने कहा इस पे किया जाएगा। प्रोपोगंडे के हवाले से आपको एक और चीज़ बता दें कि प्रोपोगंडा एक और चीज़ पे किया गया, क्योंकि ये एक ख़ास टीम का, ख़ास किस्म की ज़हनियत का जो है वो आप यूँ कहें कि उनकी आदत बन चुकी है। आदत कह लें या आदत से बढ़ के अगर कोई चीज़ है आप वो भी मंसूब कर सकते हैं। अब कल जो एक बदकिस्मत वाक़या पेश आया कि बन्नू कैंट हमले पर जो हमला किया गया दहशतगर्दों की जानिब से, उस पर जब यह खबर सामने आई कि
सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन दहशत गर्दों के हमले को नाकाम बना दिया और 4-5 जो जवान है वो जामे शहादत उन्होंने नोश किया, तो उस पर भी सवाल उठाया जा रहा था कि ये हमला कैसे नाकाम हो गया जी। वो दहशतगर्द आए, उन्होंने हमला किया, हमारे बंदे भी मारे गए, उन्होंने हमला भी कर लिया, वो कामयाब हो गए, तो ये हमला कैसे नाकाम हो गया। ये तो दहशतगर्दों का जी कामयाब हमला हुआ, नाकाम तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हुए। तो ये नाज़रीन फ़र्क जो है वो समझने की ज़रूरत है, प्रोपेगेंडा जो किया जाता है उस फ़र्क को समझने की ज़रूरत है। अब आप देखें कि 5 जवान शहीद हो गए, आम शहरी उसमें 13 जो बेगुनाह शहरी थे वो भी शहीद हुए। अब कैसे शहीद हुए, असल सवाल तो ये है भाई, ये चलें शहीद हो गए लेकिन कैसे शहीद हुए। और जो दूसरे थे, जो दहशतगर्द थे, वो 16 दहशतगर्द थे। 16 दहशतगर्दों में 4 खुदकुश बमबार थे, रॉकेट लॉन्चर वो लेके आए थे, बारूद से भरी 2 गाड़ियां वो लेके आए थे। और मकसद उनका क्या था? मकसद उनका था कि जो बन्नू कैंट की सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी को तोड़ना उनका मकसद था। क्या वो उस मकसद में कामयाब हुए? अटैम्प्ट तो उन्होंने की। और फिर नाज़रीन आप किसी भी चेक पोस्ट पे चले जाएं, आप खुद विजुलाइज करें, अभी बैठ के भी कर सकते हैं कि किसी चेक पोस्ट पे आप जा रहे हैं, आपने वहां पे जाके अपनी शनाख्त करानी है या आप गाड़ी लेके जा रहे हैं। जब आप उस चेक पोस्ट पे पहुंचेंगे, आपके चेक पोस्ट पर पहुंचने तक वो सामने ठहरे जो सिक्योरिटी के जवान, जो पर्सनल हैं, उनको तो नहीं मालूम कि आप खुदकुश बमबार हैं। उनको तो मालूम ही नहीं कि आप जो जिस गाड़ी पे आ रहे हैं उसमें कोई बारूद पड़ा है, कोई चीज़ पड़ी है। अगर आपको कुछ फासले पे भी रोकेंगे तब भी उनको नहीं पता होगा, चेक करने से पता चलेगा ना। तो जो इस तरह के लोग आते हैं ना, वो मुकम्मल तैयारी करके आते हैं। अब खुदकुश बमबार आके जब फटेगा, अगर आप तैयार भी बैठे हैं ऐसे किसी हमले के हवाले से, लेकिन जब खुदकुश बमबार आके फटेगा, 1 फटेगा, 2 फटेगा या कि बारूद से बड़ी गाड़ी आके फटेगी, तो आपका वो अटैक में, उस अटैक में कुछ लोग तो आपके वहीं पे मारे जाएंगे, जख्मी हो जाएंगे। और ये तो खुदकुश बमबार ने आके वहां पे हमला किया, उसके नतीजे में करीबी जो घर थे उनकी इमारतें गिर गई, उनकी छतें गिर गई। उनके छतों गिरने की वजह से करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचने की वजह से 13 बेगुनाह जो इस तरीके से मारे गए। अब इसमें क्या हो सकता है बता दें। लॉ इन्फोर्समेंट तो शहरों में किसकी होती है? सिविलियन हुकूमत की होती है। ये तो कैंट में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, दाखिले से पहले इन्होंने ये अटैम्प्ट की, तो किसकी जिम्मेदारी थी? चलें पहले जिम्मेदारी पे आ जाते हैं, चलें जिम्मेदारी से हम निकल जाते हैं। लेकिन इन्होंने जाके जब खुदकुश हमले किए, आप इसको भी विजुलाइज करें कि जो आके अटैक कर दे, खुदकुश बमबार हो, गाड़ी को फाड़ दे, तो आपको दोबारा संभलने में, चीज़ों को स्टेबल होने में कोई थोड़ा सा वक्त लगता नहीं लगता। लेकिन अगर 16 के 16 आए थे, 16 के 16 मार दिए, और इससे बड़ी कामयाबी होती है। और अब तक की इतलात के मुताबिक ये जो लोग आए थे ये अफ़गान शहरी थे। इसकी जो अंदर घुसना चाह रहे थे बन्नू कैंट में, इस सारे हमले की जो मनसूबाबंदी है, जो ISPR की प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक इसकी मनसूबाबंदी अफगान सरजमीन पे की गई। तो पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की तो कौम पुरअज़म है इस दहशतगर्दी के नासूर से निपटने के लिए, लेकिन अफ़गानिस्तान को भी देखना होगा कि उसकी जो साइल इस्तेमाल हो रही है और इस तरह के दहशतगर्द अनासर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कोई इंसानियत की खिदमत नहीं हो रही, इस्लाम की खिदमत नहीं हो रही। तहरीकें तो बन जाती हैं, लेकिन इससे खिदमत किसकी हो रही है? इस्लाम की खिदमत भी नहीं हो रही, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की भी नहीं हो रही, अल्लाह ताला के अहकामात की भी नहीं हो रही। तो हम भी पुरअज़म हैं, अफ़वाज पाकिस्तान भी पुरअज़म है, कौम भी पुरअज़म है, लेकिन अफ़गानिस्तान को भी इस मामलात के हवाले से देखना होगा। इसके अलावा नाज़रीन आर्मी चीफ़ के, अब आते हैं कि आर्मी चीफ़ के डंके कैसे बजे, आर्मी चीफ़ के को कामयाबी किस महाज में मिली है। नाज़रीन आर्मी चीफ़ के हवाले से यह एतराफ़ किया गया है कि उनके होते हुए पाकिस्तान की जो आलमी सतह पे जो साख है, वो साख बहुत बेहतर हुई है। और मौजूदा हालात में पाक फोर्सेस को जिन चैलेंजेस का सामना है, उन चैलेंजेस में भी अफ़वाज पाकिस्तान ने बेहतर डिलीवर किया है और वाशिंगटन के साथ भी अपने जो रवाबित हैं, जो राब्ते हैं, वो बरकरार रखे हैं। अब ये एतराफ़ किसने किया है? ये कामयाबी मतलब मिलना, ये कामयाबी है कि अगर आपका मुखालिफ आपकी तारीफ़ कर रहा है। अब मुखालिफ कौन है? ये नाज़रीन दरअसल इंडियन जर्नलिस्ट हैं। इंडियन जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से आर्मी चीफ़ के हक़ में ये ट्वीट किया गया है और कहा गया है कि उन्होंने बड़ा बेहतर परफॉर्म किया है। अब ये जर्नलिस्ट नाज़रीन कौन हैं? ये हैं सदानंद दुमे हैं और ये
AEI फेलोशिप पे हैं, फेलो हैं वाशिंगटन में। ये मतलब वहाँ पे ये अपनी जर्नलिस्ट जिम्मेदारियाँ जो है सर अंजाम दे रहे हैं। और WSJ कॉलमिस्ट हैं, ऑथर ऑफ माई फ्रेंड्स द फनेटिक, उसके लिए भी लिखते हैं और वाशिंगटन DC में होते हैं। तो उनकी तरफ से ये एतराफ़ किया गया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो है वो बहुत बेहतर जो है परफॉर्म किया है, कि वाशिंगटन के साथ जो राब्ते हैं उन राब्तों को जो है वो मज़ीद मजबूत किया गया है। तो ताल्लुक़ जी मैंने जैसे बता दिया कि उनका भारत से है और वो इसकी जो है वो तारीफ़ कर रहे हैं। बाकी कल हमने आपके साथ ख़बर शेयर की थी कि इमरान खान साहब ने जिस बर्मी का इज़हार किया, जो मुलाकात करने के लिए PTI के लोग गए थे, उस खबर की आज तस्दीक हो गई है कि इमरान खान साहब ने, जो अंदरूनी कहानी सामने आई उसमें दरअसल ये तस्दीक हुई है। एक तो इमरान खान साहब ने अपनी लीगल टीम पे जो है वो अदम एतमाद कर दिया है और अब सलमान सफदर साहब के एक और उनके चैम्बर के जो वकील हैं उनकी खिदमात हासिल कर ली गई हैं। और इमरान खान साहब ने कल, जैसे मैंने बताया था, कि अपने पार्टी की क़यादत को कहा था कि हमारे जो कारकुनान हैं वो सबसे चीज़ जो सुनना चाहते हैं वो मेरी रिहाई सुनना चाहते हैं, आपने रिहाई के लिए क्या किया। तो मैंने ये बात कल बता दी थी, तो वो बात भी अंदरूनी कहानी में आज जो है वो सामने आ चुकी है। बाकी इमरान खान साहब ने जो एक पैगाम दिया था कल की मुलाकात में जनाब सलमान अकरम राजा साहब को, उस पैगाम को पहुंचाने के लिए सलमान अकरम राजा साहब ने आज मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के साथ रब्ता किया, लेकिन उन्हें फिल वक्त जो है वो इनकार हो गया है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकात के सिलसिले में। अब ये इनकार क्यों हुआ है? पैगाम तो इमरान खान साहब का मौलाना साहब तक पहुंचाना है और उसमें फैसिलिटेटर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब हैं, उनको ये जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने सौंपी हैं। उससे पहले असद कैसर साहब जाया करते थे। तो बताया गया है कि इस राब्ते में मौलाना साहब की जमात ने सलमान अकरम राजा साहब से ये कहा है कि मौलाना साहब पाकिस्तान में नहीं हैं। मौलाना साहब जो है वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं और सऊदी अरब से उनकी जो वापसी है वो 8 मार्च को होनी है। तो अब इस राब्ते के नतीजे में फ़ौरी तौर पे तो सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात नहीं हो रही। 8 को वो आएंगे, 9 या 10 को उनकी मुलाकात होगी, तब बानी तहरीक इंसाफ का पैगाम पहुंचाएंगे। लेकिन इस पैगाम पहुंचाने के साथ साथ जो अहम मामला है वो है मौलाना फजल रहमान और उनकी पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। क्या उस पैगाम में मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस किया जाएगा? क्या उस पैगाम में जो मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस करने के साथ मौलाना साहब सेटिस्फाइड होंगे? ये ना जब मुलाकात होगी तो उसके बाद जो है वो सब कुछ है वो पता चल पाएगा। लेकिन मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के खिलाफ को आखिरी मौका किस मामले पे दिया गया? इन दोनों को नहीं दिया गया, दरअसल पुलिस को मौका दिया गया है मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के मामले पे। मामला नाज़रीन ये है कि गुल खान एक शहरी, उनकी तरफ से एक दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद की जुडिशरी में दायर की गई है और जज अफजल मंजूका साहब ने इस केस की समाअत की। अब शहरी का कहना है कि मेरा जो बच्चा है वो 26 नवंबर के वाक़े में जो है वो जाँ बहक हुआ है, उसकी मौत हो गई है। तो मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। अब मैं फैक्ट्स जो है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो इसकी दरख्वास्त पे, गुल खान की दरख्वास्त पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो ये अदालत में चलेगा। लेकिन अदालत में गुल खान की दरख्वास्त अदम पैरवी पे, यानी केस लगा, गुल खान पेश नहीं हुए, जज साहब ने दरख्वास्त खारिज कर दी। तो वो जो जज साहब का फैसला है ना अदम पैरवी पे दरख्वास्त खारिज करने का, उसके खिलाफ अब ये गुल खान ने अपील कर रखी, जिसे अफजल मंजूका साहब सुन रहे हैं। तो आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो DSP लीगल पेश हुए। उनकी तरफ से कहा गया कि जो मुतलका थाने के SHO हैं वो लाल मस्जिद मामले पे जो उम्मे एहसान की गिरफ्तारी है उसमें मसरूफ़ हैं, तो आप 2 हफ्तों का वक्त दे दें, हम रिपोर्ट जो है वो जमा करवा देंगे, जवाब जमा करवा देंगे। जज साहब ने सरजनिश की कि वो लाल मस्जिद वाला मामला अहम था, क्या ये मामला अहम नहीं? आपको पहले भी मौके दिए हैं तो आप इसमें जवाब दाखिल क्यों नहीं करवा रहे? तो SHO थाना जो है, मुतलका थाने के जो SHO हैं, उन्हें DSP लीगल के ज़रिए कहा गया है, हुक्म दिया गया है कि आइंदा 2 हफ्तों के अंदर आप अपना जवाब जमा कराएं और ये आखिरी मौका है आपको जवाब दाखिल कराने का कि गुल खान की एप्लीकेशन पे आपने FIR का इंदराज क्यों नहीं किया। तो ये जवाब जो है वो जमा करवाना है। अब उम्मे एहसान का मामला आया था कि उम्मे एहसान की जो गिरफ्तारी है, लाल मस्जिद का जो मामला, इस वजह से SHO जो साहब जो हैं वो अदालत में पेश नहीं हुए, उन्होंने जवाब जमा नहीं कराया। तो जज ताहिरबाज सिपरा साहब की अदालत में, इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में उम्मे एहसान साहबा की ज़मानत का केस भी लगा।
ना सिर्फ उम्मे एहसान की ज़मानत का केस लगा बल्कि उनके साथ जो शरीक मुल्ज़मान थे उनकी ज़मानत का केस भी लगा और अदालत की जानिब से तमाम मुल्ज़मान की जो ज़मानत है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, मुल्ज़मान को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। अब यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब का भी जिक्र आया है, तो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से खबर ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक तो अख्तियार वली के साथ मुलाकात की है, जिन्होंने परवेज़ खट्टक को मिनिस्टर बनाने पे, काबीना शामिल करने पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। आज उनके साथ मुलाकात हुई और इस मुलाकात में अख्तियार वली ने अपनी बात उनके सामने रखी और शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में अवामी राब्ता मुहिम जो है बढ़ाने का, तेज़ करने का कहा है। लेकिन जो अभी शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया कुछ नए लोगों को काबीना में शामिल करने का, अब नए मिनिस्टर्स ने हलफ तो उठा लिए, लेकिन ये फैसला नहीं हो पा रहा था कि कौन सा मिनिस्टर जो है उसे कौन सा कलमदान दिया जाएगा, कौन सी वजारत का वजीर बनाया जाएगा। तो इस पे अब खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी मुशावरत जो है वो मुकम्मल कर ली है और मुशावरत मुकम्मल होने के बाद अब जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है उस इम्कानी खबर में यह है कि जो मुशीर हैं मोहम्मद अली वज़ीर आज़म के, उन्हें निजकारी का कलमदान दिया जाएगा और जो अली परवेज़ मलिक हैं MNA हैं उन्हें वजारत पेट्रोलियम का कलमदान दिया जाएगा। मुसद्दिक मलिक साहब, उन्हें वजारत माहौलियात का जो कलमदान है वो मिलने का इम्कान है। हनीफ अब्बासी को वजारत रेलवे का मिनिस्टर बनाने का इम्कान है और ये हुस्न इत्तफाक है कि शेख रशीद का ताल्लुक़ भी रावलपिंडी से था, वो भी रेलवे के मिनिस्टर थे। हनीफ अब्बासी साहब का ताल्लुक़ भी पिंडी से है, उनको भी रेलवे मिनिस्ट्री मिलने का इम्कान है। मुस्तफ़ा कमाल को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे पहले इमरान खान साहब के दौर में MQM के अमीनुल हक साहब थे, उनको ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत थी। यानी MQM को अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत मिल रही है तसलसल के साथ। इससे पहले माजी में हम देखते थे कि पोर्ट एंड शिपिंग और हाउसिंग की वजारत MQM को मिला करती थी। रज़ा हयात हिराज को पार्लिमानी अमूर की, खालिद मक्सी को वजारत पानी, परवेज़ खट्टक साहब को बैनुल सूबाई और तारिक फजल को वजारत सेहत का कलमदान मिलने का जो इम्कान है वो जाहिर किया जा रहा है। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग, और सुबह सहरी के वक्त में 3:30 बजे मैं कोशिश करूँगा कि एक और अहम खबर है जुडिशरी के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के हवाले से और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के नए टास्क के हवाले से, उस खबर की डिटेल मैं इकट्ठी कर रहा हूँ। अगर हमारे पास डिटेल आ गई तो 3:30 बजे उस पर भी वीडियो लॉग करेंगे। अब तक लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।